21 अगस्त वो तारीख जब नामांकन दाखिल होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। उसके बाद 25 अगस्त की वो अहम तारीख जब नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद 9 सितंबर वो अहम तारीख जिस दिन नए उपराष्ट्रपति का नाम हम सभी के समक्ष होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया। अचानक से उन्होंने ये इस्तीफा दिया, उन्होंने हवाला दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टर की हिदायत के बाद वो अपने इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि देश के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे और क्या उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे, क्योंकि एनडीए के पास अभी इस वक्त साफ तौर पर पूरा बहुमत है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के द्वारा कौन सा नाम घोषित किया जाता है, अब इन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है। अभी फिलहाल जो अपडेट है उसके अनुसार 21 अगस्त को एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 9 सितंबर को चुनाव होंगे और 9 सितंबर को ही वोटों की गिनती पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि लगभग जो वोटों की संख्या है इस बार जो चुनाव में रहने वाली है वो 782 है, क्योंकि लोकसभा में 1 तो वहीं राज्यसभा में 5 सीट खाली होने की वजह से। तो 782 वोट है, जिसमें प्राथमिकता के अनुसार जो वोटर्स है, सांसद है, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद है, वो वोट कास्ट करेंगे और अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। चलिए, पूरा गणित तो हमने आपको समझा दिया कि आखिर कैसे वोटिंग होने वाली है, कौन कौन सी अहम तारीख है, पर मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं नामों को सुनने का। वैसे एनडीए गठबंधन के द्वारा पहले ही नाम सामने आ गया था। सीपी राधाकृष्णन वो शख्स हैं, वो नाम है जो एनडीए गठबंधन के द्वारा नाम आगे बढ़ाया गया, जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए। और लगभग जो सियासी गणित कहता है उनके अनुसार उनकी जीत तय है। अब आपको बताते हैं इंडिया अलायंस ने आखिर किसके नाम पर मुहर लगाई है। हालांकि जो नाम है वो एक जुडिशियल तौर पर अपना एक बहुत बड़ा करियर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो रहे हैं। और सबसे खास बात, इस बार जो दोनों चेहरे हैं वो दक्षिण से हैं। तो आपको बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर के जिक्र किया। उन्होंने कहा साफ तौर पर सभी पार्टियां जो है इंडिया अलायंस के जितने भी गुट है, जितने भी दल है, उन सब ने एक समर्थन जताया। आम आदमी पार्टी का हालांकि इसको लेकर के समर्थन जो है वो आना बाकी है, पर उम्मीद यही जा रही है कि उनका भी समर्थन इनको लेकर के है और सब विपक्षी पार्टी मिलकर इनको अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। और उसी के अनुसार 21 तारीख को नाम इनका दाखिल किया जाएगा, यानी कि नामांकन दाखिल किया जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। अब आपको बताते हैं कि इनका जो जुडिशियल करियर है वो कैसा रहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक के कैसे पहुंचे इस बड़े पद तक। तो आपको बताते हैं कि 1971 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू की। संविधान, सिविल, आपराधिक और कर मामलों में उनकी विशेषज्ञता है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए वो 1988 में। 1995 में वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जज वो बने। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2011 में वो रिटायर हो गए। तो रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का ये पूरा जो करियर रहा वो बहुत खास रहा, अपने आप में एक बड़ा करियर उनका रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो बने और साथ ही उनका जन्म 8 जुलाई 1948 को चित्तूर जिले में हुआ, आंध्र प्रदेश के। और साथ ही सीपी राधाकृष्णन के बारे में भी आप जरा सुन लीजिए, जो अब आप कह सकते हैं देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि सियासी गणित क्या कहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पर पहले उससे सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका क्या जो पॉलिटिकल करियर रहा, राजनीतिक करियर क्या रहा। तो उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने बीबीए की डिग्री हासिल की भी है। 1996 में वो भाजपा के तमिलनाडु सचिव बने। 1988 से 1999 तक वो कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु भाजपा के वो अध्यक्ष रहे। 2016 से 20 तक वो कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे। 2020 से 22 तक वो केरल के प्रभारी रहे। तो वहीं 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल वो रहे। 2024 में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर
नियुक्ति मिली। तो एक अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल करियर रहा है और उसी का फायदा आगे भी मिलने वाला है, क्योंकि राज्यपाल जैसी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा चुके हैं। और आज ही प्रधानमंत्री ने उनको लेकर एक बड़ी बात भी कही कि उनका सरल और जो सहज व्यवहार है आने वाले वक्त में एक बेहतर प्रशासन वो देंगे। और अब ये तो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हमने आपको बताई, तमाम पॉलिटिकल चीज़ें हमने आपको बताई। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि एनडीए के पास बहुमत कैसे ज़्यादा है। फिलहाल लोकसभा के अंदर एक सीट खाली है, टोटल सीट्स की संख्या है 543, यानी कि अब 542 सीट है जिनको लेकर के वोट कास्ट किए जाएंगे। तो वहीं अगर राज्यसभा की अगर हम बात करें, टोटल सीट्स की संख्या है 245, तो टोटल अभी 5 सीट खाली होने की वजह से वहां पर वोटर्स रहेंगे 240। तो एनडीए के पास अभी 422 वोट्स हैं और इंडिया अलायंस के पास 312 वोट है, 312 सांसद, यानी कि बहुमत से 79 सांसद कम है और एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज़्यादा है। साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दूं कि 48 सांसद ऐसे हैं जो अभी किसी भी दल में नहीं है, ना वो इंडिया में है ना एनडीए में है। तो इस तरीके से पूरा गणित है और इसी गणित के आधार पर ये कहा जा रहा है कि एनडीए के पास बहुमत से भी 31 सांसद ज़्यादा होने की वजह से जो देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे वो सीपी राधाकृष्णन होंगे। हालांकि देखिए वक्त है, वक्त में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। और उसके बाद 9 सितंबर की वो अहम तारीख जब नामांकन दाखिल के बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट सामने होंगे और देश के नए उपराष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करेंगे।